नमस्कार। भारतीय संसद पर इस खास रिवीजन गाइड में आप सभी का स्वागत है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले जानते ही हैं कि ये टॉपिक कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, इस गाइड में हम भारतीय संसद को एक एक करके समझते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से, मतलब इसकी नींव से शुरू करेंगे और फिर इसके कामकाज तक जाएंगे ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर संविधान के हिसाब से भारत की संसद है क्या? अगर इसकी बनावट समझ आ गई तो समझिए कि बाकी सब कुछ समझने की नींव तैयार हो गई। तो इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 79 में, जो इसकी बुनियाद है। ये कहता है कि संसद एक कह सकते हैं एक त्रिमूर्ति है, मतलब इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है जो एक बहुत ही अभिन्न अंग है, भले ही वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अब ये तारीखें देखिए, ये बहुत खास हैं। भारत के पहले आम चुनावों के बाद हमारे संसदीय लोकतंत्र की जो औपचारिक शुरुआत हुई, ये उसी का प्रतीक है। सोचिए, यही वो पल था जब हमारे नए नए बने गणराज्य के विधायी पहिए, आप कह सकते हैं, घूमने शुरू हुए थे। अच्छा, तो संसद की पूरी बनावट तो हमने समझ ली। अब चलिए इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों यानी राज्यसभा और लोकसभा को और गहराई से जानते हैं। देखते हैं कि इनकी अपनी अपनी क्या खासियतें हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसके बारे में सबसे जरूरी बात है इसका डबल रोल। एक तो ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और दूसरा, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है, ये शासन में एक निरंतरता बनाए रखती है। ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर तो होते हैं, पर यह सदन कभी भंग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, जिसकी ताकत सीधे भारत के लोगों से आती है। क्योंकि लोगों ने सीधे इन्हें चुना है, तो सरकार को जवाबदेह ठहराने का सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। और यही चीज इसे हमारे लोकतंत्र का दिल बनाती है ना? ये स्लाइड दोनों सदनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, उम्र की जरूरतें अलग हैं, चुनाव का तरीका अलग है, कार्यकाल की लंबाई भी अलग है, और इन्हीं सब फर्कों से दोनों सदनों का अपना अपना एक अलग कैरेक्टर बनता है। चलिए अब बात करते हैं कि सदन अपना कामकाज करते कैसे हैं, मतलब कौन लोग हैं जो सदनों को चलाते हैं, ये मिलते कब कब हैं और उनके पास कौन कौन से टूल्स या प्रस्ताव होते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम आता है जो परीक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कोरम। सीधा सा मतलब है कि किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10 मेंबर्स का मौजूद होना जरूरी है। इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता। संसद का पूरा साल जो है वो इन 3 सत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला बजट सत्र, जो सबसे लंबा चलता है, फिर आता है मानसून सत्र और आखिर में सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। एक तरह से यही कैलेंडर तय करता है कि कानून बनाने का काम किस रफ्तार से चलेगा। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इनके नतीजे का। निंदा प्रस्ताव आप कह सकते हैं एक तरह की सियासी फटकार है सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, लेकिन इससे सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सरकार को इस्तीफा देना ही होगा, सरकार गिर जाती है। तो संसद का सबसे मुख्य काम क्या है? जाहिर है कानून बनाना। तो चलिए अब उस पूरे सफर को देखते हैं कि कैसे एक विधायी प्रस्ताव यानी एक बिल एक एक्ट यानी कानून में बदलता है। ये जो 5 स्टेप्स की प्रक्रिया है, ये बहुत जरूरी है। ये इस बात को पक्का करती है कि कोई भी बिल पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक कानून बनने से पहले उस पर पूरी तरह से बहस हो, उसकी जांच हो और अगर जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव भी किए जाएं। संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग के बारे में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें लोकसभा को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनके सदस्य ज्यादा होते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये मैकेनिज्म मनी बिल या संविधान संशोधन बिल पर लागू नहीं होता। अब आते हैं पैसे रुपए के मामलों पर, यानी संसद की वित्तीय शक्तियों पर। चलिए देखते हैं कि देश के खजाने को संसद कैसे कंट्रोल और मैनेज करती है। इस मामले में अनुच्छेद 110 पर खास ध्यान देना होगा। ये बहुत सख्ती से बताता है कि मनी बिल या धन विधेयक क्या होता है। इसमें टैक्स, सरकार के उधार और भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले खर्च जैसी चीजें शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, वित्तीय मामलों में लोकसभा ही सुप्रीम है, उसकी ही चलती है, और ये हमारी संसदीय व्यवस्था का एक बहुत ही खास फीचर है।
यहाँ एक बहुत कॉमन सवाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। इसकी जगह जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे समिति प्रणाली यानी कमिटी सिस्टम की। ये एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है जिसके जरिए संसद सरकार के कामकाज पर पैनी और लगातार नजर रखती है। ये जो 3 वित्तीय समितियां हैं ना, इन्हें संसदीय निगरानी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सरकार जो भी खर्च करती है ये उसकी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं और इस तरह कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही तय करने में इनका बहुत बड़ा, बहुत ही अहम रोल होता है। तो ये था भारतीय संसद पर हमारा एक क्विक रिवीजन जिसमें हमने इसकी बनावट, काम करने के तरीके और निगरानी के सिस्टम को समझा। जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, जैसे जैसे शासन का काम और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या हमारी संसदीय संस्थाएं उतनी ही मजबूत और विकसित हो रही हैं ताकि हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाए रख सकें? इस जरूरी सवाल पर सोचते रहिएगा।